नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। आज हम देखेंगे जो बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार से ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाली जो पीटीटी 2023 है या जो बीएसटीसी 2023 है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, उस छात्र को साबुन खरीदने के लिए पैसे देंगे, या उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, या फिर उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली जो हानियां हैं उनसे अवगत कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, छात्रों को स्वाध्याय का जो महत्व है उस पर भाषण देंगे, या स्वाध्याय के लिए विभिन्न विषयों की जो रोचक पुस्तकें हैं वो पुस्तकालय में रखेंगे, या स्वाध्याय न करने के कारण है उनको पता करेंगे, या फिर अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो हमें देखना है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें 3 नंबर मिलते हैं वो। तो स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए स्वाध्याय किससे करेंगे, पुस्तकों से करेंगे, लेकिन पुस्तक कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। रोचक पुस्तकों में से स्वाध्याय की प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। पुस्तकालय संबंधित एक और क्वेश्चन, छात्रों में शोध की आदत डालना, या छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, या फिर विभिन्न विषयों का अध्ययन कराना, या पुस्तकों को एकत्रित करना। तो जो पुस्तकालय की स्थापना होती है वो होती है स्वाध्याय की आदत विकसित करने में। पुस्तकालय विभिन्न विषयों की जो रोचक पुस्तकें हैं उनका संग्रह होता है और उनसे जो स्वाध्याय की आदत है उसका विकास होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखो, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उनमें 3 प्रकार की सहायक सामग्री होती है। एक तो होती है केवल सर्वे, जिन्हें सुना जा सके, एक होती है दृश्य, और एक होती है सुना भी जा सके और देखा भी जा सके, सर्वे दृश्य। तो जो ग्रामोफोन या लिंगाफोन आता है या रेडियो बता दे वो आता है सर्वे में, और दृश्य में आते हैं चार्ट, मॉडल वो, और जो आपका जो टीवी है, दूरदर्शन है, वो सब आते हैं सर्वे दृश्य के अंदर। तो बात पूछ रहा है कि सर्वे दृश्य सामग्री है उसका प्रयोग करना चाहिए। देखो, सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको जो ज्ञान है, ज्ञान का वास्तविक अनुभव करवाने के लिए सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, या दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बिल्कुल, और बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा आधा ही है, बीच में मिस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर, या व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, या फिर अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, या फिर व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो एक अध्यापक है वो छात्र की व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करेगा, उनको दूर करने में मदद करेगा, इसके साथ उसकी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप अवश्य जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना रहेगी। तो ट्यूशन तो जो अध्यापक है उनके लिए बिल्कुल ही बंद है, तो ये आंसर तो सही नहीं हो सकता। आगे, उसके माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, या किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, या उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी विशेष अवसर होने पर ही उसके घर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। खेलों का जो आयोजन है उसका उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, या शरीर को पढ़ने योग्य बनाने हेतु, या खेल प्रतियोगिता में तैयारी के लिए, या विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन के लिए। तो जो खेल होता है वो सर्वांगीण विकास करता है, सीधी सी बात है। सर्वांगीण विकास में देखो खेलने से जो उस व्यक्ति का जो शरीर है वो भी सुडौल बनता है, हष्ट-पुष्ट बनता है। इसके अलावा आपस में सहयोग की भावना होती है खेल में, तो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। इसके अलावा जो मानसिक रूप से संतुलन भी खेलों के माध्यम से होता है, तो मानसिक विकास भी खेलों के माध्यम से होता है। शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास है, मतलब कि इन तीनों को एक जगह कर दें तो बन जाएगा सर्वांगीण विकास है, वो खेलों के माध्यम से होता है। और यही इनका उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, या कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, या फिर अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, या फिर कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। देखो एक शिक्षक का जो कार्य होता है वो होता है कि बालक की जो शक्तियां हैं उनको पहचाने और जो कमियां हैं उनका निदान करके उनको उपचार करे। तो शिक्षक क्या करेगा, उस बालक में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है, कौन सी प्रतिभा उसके अंदर अंतर्निहित है, उनको पहचानेगा और उन्हें निखारने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्निहित जो संभावनाएं हैं उनका विकास करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है, मतलब आधा शुद्ध देता है, तो आप उसे वैसा ही छोड़ देंगे, या शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, या फिर छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो देखो वैसा छोड़ देना और शुद्ध उत्तर नहीं बताना ये तो बिल्कुल गलत है। बात होगी इन दोनों में से, तो स्वयं बताने से अच्छा है उनके जो साथी हैं उनसे उत्तर प्राप्त किया जा सके, ताकि इसका जो लाभ हो पूरी कक्षा को हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध उत्तर प्राप्त करने से पहले, खुद उत्तर बताने से पहले जो शुद्ध उत्तर है वो अन्य छात्रों से पूछा जाए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये क्या है, रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, या प्रधानाध्यापक को बताएंगे, या फिर चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, या पुलिस की सहायता लेंगे। तो चोरी की जो प्रवृत्ति है सबसे पहले तो उसके कारण पता करेंगे कि किस कारण से चोरी हो रही है। कारण पता करने को बोलते हैं निदान, कारण पता करने को बोलते हैं निदान। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर जो जांच करता है उसे बोलते हैं निदान, और इसके बाद जो इलाज करता है उसे बोलते हैं उपचार। तो दो प्रकार का शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक जो शिक्षण होता है उसमें कारण का पता लगाया जाता है, और बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें कारणों की पूर्ति की जाती है, कमियों की पूर्ति की जाती है। तो सबसे पहले चोरी के कारण है उनको पता लगाएंगे, उनका पता लगाएंगे, और उसके बाद उनका निदान करेंगे और फिर उपचार करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं, क्यों? विरत का मतलब विद्यालय छोड़ देते हैं, विद्यालय से अलग हो जाते हैं, विद्यालय से अलग हो जाते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं। शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, या उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है वह अन्य दशाएं हैं वह अनुकूल नहीं होती, या फिर विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, या शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। तो सीधी सी बात है कि जो बच्चे हैं वो विद्यालय क्यों छोड़ते हैं? या तो उनकी जो दशा है वो अनुकूल ना हो, उनकी दशा खराब हो सकता है कोई विकलांग बालक हो, या उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है आर्थिक रूप से गरीब हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड,
अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। छात्रों खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है स्वयं उसके साथ खेलेंगे, या विभिन्न खेल से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या खेल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, या उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे। देखो, किसी भी चीज की रुचि उत्पन्न करने के लिए, कोई भी चीज छात्रों पर आरोपित करने पहले, छात्रों से करवाने से पहले आप खुद उसको करें, तब वो छात्र है वो आपका अनुकरण करेंगे और स्वयं उसमें रुचि लेने लग जाएंगे। तो जब तक आप छात्रों के साथ नहीं खेलेंगे तो वो खेल में रुचि नहीं लेंगे। तो रुचि पैदा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनके साथ खेलें। एक क्वेश्चन पीछे रह गया था, वो देख लेते हैं पहले। अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, या स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, या कोई भावना जागृत नहीं होती, या पढ़ने से जो विरक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। देखो, बालक है वो क्या करता है? अध्यापक का अनुकरण करता है। कौन कौन सी चीजें अध्यापक के अंदर है उन सब का वो अनुकरण करता है, देखकर सीखता है। तो अगर अध्यापक स्वाध्याय करने में रुचि रखता है तो सीधी सी बात, उसके जो छात्र हैं उसमें भी स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, या उससे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, या केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, या अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो जाति से कोई लेना देना नहीं है, सब समान है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता ही है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न करता है, या घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, या फिर मनोरंजन की जो भावना है उसको कम कर देता है, या थकान उत्पन्न कर देता है। देखो, स्वाध्याय वो दो चीजों में काम आता है, दो उसके लाभ होते हैं। एक तो उससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति आती है, खुद अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है वो आती है। इसके अलावा तो तर्क शक्ति है, तो चिंतन की जो शक्ति है या जो विचार करने की जो शक्ति है वो उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ जी ठीक है। विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको कोई जानकारी नहीं थी और आपसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, या इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को देंगे, या इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या पश्चाताप के अग्नि में जलते रहेंगे? तो अगर बिना जानकारी कोई गलती हो जाती है तो उसकी जानकारी में उच्च अधिकारियों को देनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का या उचित परामर्श देने का प्रदान करने का, या दुर्बलताओं के समाधान का, या सृजनशीलता का। तो निर्देशन जो करता होता है, सीधी सी बात है, उसका मतलब उसका काम होता है कि वो निर्देश देने का, और निर्देश को हम बोलते हैं परामर्श। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो प्रशंसा है उसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके, एक बार और आ गया। अनुशासन या पुरस्कार, या छात्रों में मतभेदता, या कुशल प्रबंधन करने में सहायता। तो देखो, जो प्रशंसा होती है या किसी प्रकार की, उसे बोलते हैं पुरस्कार। जो सामूहिक या व्यक्तिगत जो प्रशंसा होती है उसे बोलते हैं पुरस्कार, या इसका दूसरा नाम है पुनर्बलन। अच्छे कार्य करने पर बालक की प्रशंसा की जाती है, उस तकनीकी भाषा में पुनर्बलन या पुरस्कार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुरस्कार की जगह पुनर्बलन भी आ सकता है, तो एक ही बात है। आगे देखते हैं। शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है छात्रों के समुदाय का होना,
या शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, या शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि, या शिक्षक में छात्र समस्या समाधान करने की क्षमता। तो देखो, शिक्षण में कुशलता के लिए छात्र उसके पास समस्या समाधान की जो क्षमता है वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों में उसकी रुचि होनी चाहिए, बच्चों से लगाव होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वो है शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था है वो किस पर निर्भर होती है? पहला, प्रधानाचार्य की जो परीक्षित जो योग्यता है उस पर, या शिक्षक की जो व्यवसायिक जो निपुणता है उस पर, या अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या विद्यालय की परिस्थिति पर। तो सीधी सी बात है, कक्षा शिक्षण शिक्षक ही कराता है, और शिक्षक अपने व्यवसाय में कितना कुशल है, कितना निपुण है, वो उसकी शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, या परीक्षा पास करने में, या गृह कार्य पूरा करने में, या समय बिताने में। देखो, जो पाठ्य पुस्तक क्या करती है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय वस्तु है या जो पाठ्यक्रम है वो एक जगह संग्रहित मिल जाता है, व्यवस्थित रूप से मिल जाता है। तो ये सब किसमें सहायता करता है? शिक्षण कार्य में सहायता करता है। ना परीक्षा पास करने में सहायता करता है, ना गृह कार्य कराने में, ना समय बिताने में, बल्कि जो शिक्षण कार्य है उसका सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसमें मदद मिल सके, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में सामूहिक शिक्षण होता है उसकी व्यवस्था की जाती है, सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। क्यों? देखो, सामूहिक शिक्षण क्या होता है, जब बच्चे थोड़े कम होते हैं, सामूहिक शिक्षण में एक बात ध्यान रखना, बच्चों की जो संख्या होती है वो कम होती है, जबकि जो शिक्षक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं सामूहिक शिक्षण, या इसे बोलते हैं दल शिक्षण, या इसे सहकारी शिक्षण भी बोलते हैं। ये उसके कुछ अन्य नाम है, ध्यान रखना। अगली बार इस नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, सामूहिक दल शिक्षण। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं और शिक्षक होते हैं 2 या 2 से अधिक, एक दूसरे की सहायता करते हुए बच्चों की जो कमियां हैं उनको पहचानते हुए शिक्षण कराते हैं। तो पहला ऑप्शन है शासन ऐसा चाहता है, या शिक्षकों को इसमें सहायता मिलती है, या हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, या विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर ही ऐसी व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही विधि से शिक्षण कराना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, या सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, या फिर विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, या शिक्षक के प्रति समभाव रह सकता है। देखो, अलग अलग शिक्षण विधियों से कराने पर जानकारी है उसमें रोचकता आती है, और जो अनेक प्रकार की जानकारी उससे मिलती है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी है वो इससे प्राप्त होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर शाला में, हर जो शाला होती है, प्रत्येक जो विद्यालय होता है वहां प्राचार्य होता है या प्रधानाध्यापक होता है, जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, या विद्यालय में जो शिक्षकों की उपस्थिति है वो ठीक रहे, या फिर विद्यालय का जो पर्यवेक्षण है वो सुनिश्चित किया जा सके, या फिर विद्यालय की जो समय तालिका है उसके निर्धारण में मदद मिल सके। देखो, संस्था प्रधान होता है, जो प्राचार्य होता है, उसका काम होता है विद्यालय का पर्यवेक्षण करे, निरीक्षण करे, और समय समय पर जो रिपोर्ट है वो आगे प्रस्तुत करे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना द्योतक है। कक्षा का जो प्रबंध है वो ठीक से नहीं होना, ये किसका द्योतक है? समुदाय में फैली अव्यवस्था का। देखो, कक्षा का जो प्रबंधन है वो पूछ रहा है, तो समुदाय से कोई लेना देना होगा नहीं, या छात्रों की मानसिक योग्यता का, या विद्यालय की अनुचित परिस्थिति का, या फिर शिक्षक की अकुशलता का। तो सबसे पहला जो कारण होगा वो होगा शिक्षक के अकुशल होने पर ही जो कक्षा का प्रबंध है वो सुचारू रूप से नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए या नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को नई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करानी चाहिए या शाला का जो भौतिक परिवेश है वो ठीक करना चाहिए। रुचि जागृत करने के लिए क्या करेंगे, जो शिक्षण विधि है उनमें रोचकता लाएंगे, अपने पढ़ाने का जो तरीका है, शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का जो तरीका है वही शिक्षण विधि है, और अगर उसमें रोचकता ले आएंगे तो छात्रों की जो रुचि है वो स्वतः ही जाग जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक तथा विद्यार्थियों का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता, कक्षा प्रवेश को या कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न अधिगम होने वाले अधिगम को, या कक्षा शिक्षण द्वारा जो हमने सीखा है उसको, या कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, या शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा है, इसका प्रभाव शिक्षण की कुशलता पर तो अवश्य पड़ता है। इसके अलावा अगर शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध अच्छा होगा तो प्रतिक्रियाएं वो छात्र आसानी से दे देंगे, तो प्रतिक्रियाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और सीखने पर तो जरूर पड़ेगा क्योंकि इनका जो संबंध है वो मित्रवत होना चाहिए। इसके लिए अधिगम है या जो सीखने पर है वो इनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो कक्षा और प्रवेश है उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय प्रवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता, विद्यालय का जो प्रवेश है उसे बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं होता। शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय का पाठ्यक्रम, या विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, या शिक्षक विद्यार्थी संबंध। जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उसका प्रवेश से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शिक्षकों का आपस में संबंध होगा तो विद्यालय के प्रवेश को बेहतर बनाने में सहायक होगा, और शिक्षक विद्यार्थी संबंध भी और विद्यार्थियों का परस्पर संबंध भी, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसका विद्यालय के प्रवेश से तो कोई लेना देना नहीं होता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण जो शिक्षा है उसका क्या अर्थ है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशलता विकसित करना, या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक होना, या पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। देखिए ऑप्शन जो ए वाला ऑप्शन है ना, वैसे तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो सबसे अधिक व्यापक है, सबसे अधिक व्यापक, बाकी है वो संकीर्ण है। तो जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, आपका जो उत्तर होगा वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन वापस पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है पर्यावरण का भौतिक और सामाजिक पक्ष। देखो भौतिक पक्ष वो होता है जो प्राकृतिक हो, और सामाजिक पक्ष वो होता है जो मानव निर्मित हो। इसके अलावा पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, या चारों ओर का वातावरण, या पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। तो पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में शामिल नहीं होते, पर्यावरण से जुड़े हुए जो इतिहासवेत्ता हैं वो इसके अर्थ में शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन छात्रों के सुधार के लिए किया जाता है, या मानव निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके रूप में होता है, या हर प्रदेश में पृथक रूप में किया जाता है, या फिर गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। देखो हमने पहले भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन किया था कि शिक्षा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि नागरिकों और जो अच्छे नागरिक हैं उनका निर्माण करना। अच्छे जो नागरिक है या नागरिक को कह सकते हैं कि जो मानव है उसका अच्छा जो मानव उसका निर्माण करना, उसका विकास करना। तो सही आंसर होगा वो होगा मानव निर्माण की प्रक्रिया में होता है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका विकास संभव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए, अत्यधिक डराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उनके चिंतन को आघात पहुंचाता है, या उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है, या उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, या उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता है। तो नहीं करता है ये तो गलत है।
अगर आप भयभीत करेंगे बच्चों को तो तनाव तो उत्पन्न होगा, तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। इसके अलावा देखा जाए अगर आप बच्चों को भयभीत कर दोगे तो क्या करेगा, आप जिन उद्देश्यों की उनसे अपेक्षा कर रहे हो कि वो जैसा व्यवहार करे वो वैसा व्यवहार नहीं करेगा, उसके व्यवहार में अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार उसको दुर्बल बना देगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, कॉलेज स्तर पर जो स्पोर्ट्स हैं, खेल है, उनका उद्देश्य होता है परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक जो भावनाएं होती है उनका विकास करना, या अंतः शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, या सामाजिक खेलकूद की प्रेरणाएं, या व्यक्तिगत खेलकूदों को प्रोत्साहन देना। तो कॉलेज में होता है वो शिक्षा के साथ साथ जो अन्य जो उपलब्धियां होती है उनका भी उन्नयन करना, कॉलेज स्तर पर जो स्पोर्ट्स होता है उनका उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजकल जो स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है, पहली है दायित्व को भुलाकर अधिकारियों की दुहाई देना, या कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठता की, या छात्रों के सर्वोच्च हित की, या निरंतर वेतनमान वृद्धि होते रहने की। तो जो स्थायी जो शिक्षक है, परमानेंट जो टीचर है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो सर्वोच्च जो छात्रों का जो हित है वो सर्वोपरि है, उनके ऊपर ज्यादा होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बटाते हैं। सदैव करनी चाहिए, या प्राय करनी चाहिए, या कभी कभी नहीं, कभी कभी करनी चाहिए, या संभवतः करनी चाहिए। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के जो काम है, माता पिता के जो कार्य हैं, उनमें रुचि बढ़ाने वाले जो छात्र हैं उसकी सदैव जो बढ़ाई है या जो प्रशंसा है वो करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे। पहला है सभी छात्रों को किसी एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, या छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, या एक दो छात्रों से रिपोर्ट तैयार करेंगे, या छात्रों से ही परिचर्चा संबंधी निष्कर्ष लिखने के पढ़ेंगे। तो देखो, अगर तार्किक शक्ति का विकास करना है तो सामूहिक जो परिचर्चा है वो एक अच्छा साधन है। सामूहिक परिचर्चा होता है कि छात्र होते हैं, छात्रों एक समूह में बैठाकर किसी एक विषय पर आपस में विचार विमर्श करने के लिए कह दिया जाता है और बाद में उन्हीं पर वाद विवाद कर लिया जाता है, या जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन थे वो आगे भी आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।